देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था। बातें नहीं करे बेटा। कल हमने डिस्कस किया था बेटा सोलिनॉइडल फील्ड के बारे में कि सोलिनॉइड क्या होता है या सोलिनॉइड की फील्ड क्या होती है। उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज जो इस सेक्शन का आखिरी टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये दो चैप्टर्स हैं बेसिकली। तो इस चैप्टर का जो पहला हिस्सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका आखिरी टॉपिक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि टोराइड क्या होता है या टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। तो देखिए बेटा, टोराइड जो होता है वो इसी तरह से आप कह सकते हैं बेटा कि सर्कुलर सोलिनॉइड। सर्कुलर solenoid is called टोराइड। बेटा अगर इसको सोलिनॉइड को सर्कुलर फॉर्म में हम ले आए तो सर्कुलर जो सोलिनॉइड होता है वो टोराइड बन जाता है। अब ये कैसे बनता है, पहले इसको देखते हैं कि ये बना हुआ कैसा होता है। देखिए बेटा, सपोज करें अगर हमारे पास इस तरह से अगर कोई भी सर्कुलर हम कोर लेते हैं बेटा, ये इसके होते हैं एक्सिस बेटा। अब सपोज करें ये इस तरह से बेटा, अगर एक हमारे पास सर्कुलर कोर है, जिस तरह से हमने सोलिनॉइड का पढ़ा था कि सोलिनॉइड की कोर जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। अब इसके ऊपर अगर हम इस तरह से इसके ऊपर अगर हम इस तरह से बेटा फोल्ड करें वायर को इस तरह से, तो ये जो होता है बेटा, अगर इस तरह से हम इसको फोल्ड करें तो ये जो होता है बेटा इस तरह से ये बन जाता है एक टोराइड। ठीक है। अब अगर देखेंगे बेटा तो यहां से अगर इसको करंट देंगे तो बेटा ये इस तरह से, सपोज करें इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते और इसको नेगेटिव से कनेक्ट करते, तो ये हो जाएगा इस तरह से बेटा। अगर इसमें करंट जाएगा उस साइड से वापस आएगा तो इन सब टर्न में करंट जो होगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप करंट का डायरेक्शन बना सकते हैं इस तरह से। तो ये जो होता है ये इस तरह से करंट का डायरेक्शन बनता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से करंट जाता है, करंट इस तरह से फ्लो करता है। आपको पता है बेटा, हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे, कौन सा नॉर्थ बनेगा कौन सा साउथ, इस तरह से अप्लाई करेंगे तो ये साइड जो बनेगी बेटा इसकी, ये नॉर्थ बनेगी और ये साइड कौन सी बनेगी, साउथ। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बेटा ये नॉर्थ से निकल के लाइन इस तरह से साउथ में आ जाए, क्योंकि नॉर्थ और साउथ आमने सामने होंगे। तो नॉर्थ से लाइनें निकल के किस तरफ चली जाएंगी बेटा, साउथ की तरफ चली जाएंगी। और ये इस तरह से ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चली जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो सिर्फ टर्न के
अंदर रहेगी, बाकी न बाहर होगी न इस तरफ होगी। क्योंकि अगर ये आप देखते हैं तो नॉर्थ और साउथ जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे से आमने सामने आ जाएंगे। जिस तरह से अगर इस तरह से यू शेप्ड अगर कोई मैग्नेट होता है, इस तरह से अगर कोई यू शेप्ड मैग्नेट होता है बेटा इस तरह से, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा कि अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो मैग्नेटिक लाइन इसी तरह से थी। तो बिल्कुल इसी तरह से जब इस तरह से हम कोई भी सोलिनॉइड को सर्कुलर फॉर्म में ले आएंगे, तो ये जो सर्कुलर फॉर्म में सोलिनॉइड होता है ये टोराइड बनता है। जब हम इसको करंट देते हैं तो इसका एक फेस क्लॉकवाइज बनता है, एक फेस एंटी क्लॉकवाइज बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो फेस होता है उससे लाइनें निकल के कहां पे चली जाती हैं, क्लॉकवाइज फेस के अंदर चली जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी सिर्फ टर्न के अंदर है। अब इसके जो होते हैं बेटा, इसके दो रेडियाई होते हैं। इसका एक रेडियस जो होता है वो इस तरह से होता है बेटा, इसको हम कहते हैं इनर रेडियस R1, और इसका एक रेडियस बेटा इस तरह से होता है बाहर के टर्न के साथ। इसका जो ये आउटर रेडियस होता है इसको R2 कहा जाता है। तो इसके दो रेडियाई होते हैं बेटा, ये अंदर से रेडियस होता है और दूसरा कौन से हम लेते हैं, बाहर से रेडियस लेते हैं। तो आप इसके बारे में ये कह सकते हैं बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड lies only between turns of toroid. It is zero outside on inner and outer side। ठीक है बेटा, ये टर्न से बाहर जो बेटा ये टर्न है, इनसे बाहर इस जगह पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कहां पे रहती है, सिर्फ और सिर्फ टर्न्स के अंदर होती है। टर्न से अंदर की साइड पे भी जीरो होती है और बाहर की साइड पे भी जीरो होती है। और इसका जो इफेक्टिव रेडियस होता है बेटा, देखिए इसका इफेक्टिव जो रेडियस होता है बेटा, इसका जो इफेक्टिव रेडियस होता है वो हम इस तरह से निकालते हैं R1 प्लस R2 अपॉन 2 बेटा। जो प्रॉब्लम के अंदर इसका रेडियस हम डालते हैं ना, तो दो रेडिया इसके दिए गए होते हैं। तो हम जो इफेक्टिव रेडियस हम लेते हैं वो इफेक्टिव रेडियस हम ले लेते हैं R1 प्लस R2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा इसका इफेक्टिव रेडियस बेटा। ठीक है, तो ये होता है बेटा टोराइड और टोराइड की मैग्नेटिक फील्ड। टोराइड एक सर्कुलर सॉलिनाइड होता है बेटा। जब सॉलिनाइड को आप सर्कुलर फॉर्म में ले लें तो वो टोराइड बन जाता है। ठीक है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है या किस तरह से बनती है बेटा। देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोराइड बेटा। देखिए टोराइड को आप इस तरह से ले सकते हैं बेटा, टोराइड को आप दो तरह से बना सकते हैं। मैं दोनों तरह से बना लेता हूं। सपोज करें एक तो हमने तरीका ले लिया जिसको मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा बनाता हूं, क्योंकि ये तरीका हम टोराइड के बनाने का सीख चुके बेटा। इसमें ये इस तरह से बेटा टर्न होते हैं, और ये जो टर्न होते हैं ये इस तरह से होते हैं बेटा, ये इस तरह से टर्न होते हैं बेटा। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये इस तरह से टर्न होते हैं बेटा, इसके ऊपर इस तरह से। ठीक है, आप इस तरह से टर्न देके इसको इस तरह से कर
सकते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें करंट यहाँ से अपवर्ड है तो यहाँ से अंदर करंट जाएगा और यहाँ से करंट क्या आएगा बेटा बाहर। आप इसको देख सकते हैं कि अगर ये टोराइड है बेटा तो आप इसके टर्न के अंदर देखें, यहाँ से करंट ये अंदर जा रहा है और यहाँ से करंट क्या आ रहा है बेटा बाहर आ रहा है, और ये करंट बाहर आके यहाँ से अंदर जा रहा है और फिर यहाँ से ये करंट क्या आ रहा है बेटा बाहर। आप इसको यहाँ पे इस तरह भी बना सकते हैं कि यहाँ से जो करंट का डायरेक्शन होता है बेटा अंदर की तरफ होता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं बेटा, और यहाँ से करंट बाहर की तरफ होता है तो यहाँ पे आप ये निशानी बना सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं कि ये इस तरह से बन जाए। इस तरह से हो। अब इसी फॉर्मेट के अंदर मैं इसको बनाता हूं यहाँ पे बेटा। ठीक है, इसी फॉर्मेट के अंदर मैं इसको बनाता हूं बेटा यहाँ पे। देखिए बेटा, सपोज करें मैं इसी फॉर्मेट के अंदर इसको यहाँ पे बनाता हूं कि ये कर ले आप बेटा, इसका जो है वो कोर कर ले कि ये इसकी बेटा कोर है, और इसकी कोर जो होती है वो इस तरह से सर्कुलर कोर होती है। ठीक है, ये इसका बेटा जो रेडियस होता है, आप इसको कह ले बेटा कि इसका जो रेडियस, ये अंदर वाला रेडियस होता है, ये होता है R1, और ये वाला जो रेडियस होता है, ये वाला रेडियस होता है इस तरह से R2। ठीक है, अब अगर करंट का डायरेक्शन आप बनाएंगे तो करंट का डायरेक्शन जो यहां से बनेगा बेटा वो इस तरह से बाहर की तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। बाहर से करंट का डायरेक्शन आप बाहर की तरफ बना लें। अगर बाहर से अंदर की तरफ होगा तो अंदर से बाहर की तरफ होगा, दोनों हो सकते हैं बेटा। ये बन जाएगा इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये करंट का डायरेक्शन, क्योंकि बाहर के टर्न से करंट जो होता है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं बेटा। ठीक है, और अंदर वाली साइड पे जो करंट का डायरेक्शन होगा बेटा वो अंदर की तरफ होगा इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह भी आप इसको बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बेटा, ये इसी को वापस देख लें कि अगर आपने ये इस तरह से फोल्डिंग बनाई है तो यहाँ से इस टर्न में करंट बाहर है और यहाँ से क्या हो रहा है अंदर जा रहा है। तो ये जो टर्न अंदर वाले, इन सब में करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ये जितने भी टर्न है इन सब में करंट का डायरेक्शन क्या है बाहर की तरफ। तो वही चीज मैंने यहाँ पे सिंबल्स के अंदर बना दी है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो इस तरह से होता है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा सर्कुलर होती है, और पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो टर्न्स के अंदर होती है, इस तरह से। ये आप कह लें कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है। मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बना लेता हूं और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ बना लेते हैं। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आप कह लें कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बनती है, सर्कुलर बनती है बेटा इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर हम बनाते हैं बेटा 3 पॉइंट्स। सपोज करें बेटा हम देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, और एक पॉइंट हम बनाते हैं बेटा Q। यहाँ Q पे हम देखेंगे कितनी पॉइंट है, और एक पॉइंट हम बनाते हैं R। इस R पॉइंट पे हम देखते हैं कितनी फील्ड है। इस टोराइड के अंदर हम 3 पॉइंट्स बनाते हैं, एक पॉइंट P बनाते हैं, एक पॉइंट Q बनाते हैं, और एक पॉइंट कौन सी बनाते हैं बेटा R बनाएंगे। और हम देखेंगे पॉइंट P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, पॉइंट Q पे कितनी है, और पॉइंट R पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैंने तो आपको बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहां पे होती है बेटा अंदर होती है। पॉइंट P पे जीरो होगी, और पॉइंट R पे भी क्या होगी जीरो। अब इसको हम अगर मैथमेटिकली
प्रूव करना चाहें कि वाकई पॉइंट पी पे जीरो होगी, वाकई पॉइंट आर पे जीरो होगी या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे एम्पियर्स लॉ को बेटा। और एम्पियर्स लॉ कहता है कि जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड देखनी है तो उस पॉइंट पे आप एम्पियरल लूप बनाए बेटा। ये हम बनाते हैं एम्पियरल लूप। और एम्पियरल लूप कहां से गुजरेगा बेटा, पॉइंट पी से गुजरेगा। तो ये एम्पियरल लूप बेटा मैंने बनाया जिसको मैंने दे दिया C1। और C1 कहां से गुजरता है बेटा, उस पॉइंट से गुजरता है जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। जैसे हमने गासेस लॉ के अंदर किया था ना कि जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो गाजियन सरफेस के लिए जरूरी था कि गाजियन सरफेस उस पॉइंट से गुजरे जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो अगर आपने इसकी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे देखनी है तो जो आप एम्पियरल लूप बनाओगे तो वो एम्पियरल लूप जो होता है वो पॉइंट पी से गुजरे। इसका शेप सर्कुलर है तो हमने मैग्नेट जो है वो एम्पियरल लूप का भी हमने कौन सा बना दिया बेटा, ये सर्कुलर। अब अगर आप देखोगे बेटा तो आप कहोगे कि नो करंट इज इनक्लोज्ड, नो करंट इज इनक्लोज्ड इन कर्व वन बेटा। देखिए बेटा ये जो कर्व वन है इसके अंदर कोई भी करंट नहीं, ये टोराइड के ये अंदर वाले टर्न भी इस कर्व से बाहर है और बाहर वाले टर्न भी इस कर्व से क्या है, बाहर है। देयरफॉर आप कहोगे कि करंट इनक्लोज्ड जो होता है वो जीरो होता है। देयरफॉर आप करोगे बी डेल्टा एल वन इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड और इसकी प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये बेटा इसके अंदर कोई भी जो है वो नहीं है। अब हम करते हैं बेटा कि अगर Q पॉइंट पे हम देखते हैं तो Q पॉइंट पे भी हम एक बेटा इस तरह से बनाएंगे एम्पियरल लूप बेटा। और ये एम्पियरल लूप किस पॉइंट से गुजरेगा, ये एम्पियरल लूप जो गुजरेगा ये पॉइंट Q से गुजरेगा। ठीक है। अब अगर आप इसको नेम दे दें बेटा कर्व टू, ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा कि ये जो कर्व टू है, ये जो अंदर वाले टर्न है ये सब इसके अंदर आ जाते हैं और बाहर वाले टर्न इससे क्या होते हैं बेटा, बाहर होते हैं। और ये जो अंदर वाले टर्न है इन सब में करंट का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। तो इसका मतलब है कि इस कर्व टू के अंदर जितने भी टर्न बंद है उन टर्न सब में करंट का डायरेक्शन कौन सा है, इनवर्ट है। तो आपको पता है कि जब टर्न का सब का करंट एक ही डायरेक्शन में होगा तो उन सब करंट्स को हम क्या करेंगे, सम। तो आप कहोगे कि इन कर्व टू, इन कर्व टू बेटा C2 इन नंबर ऑफ टर्न्स आर enclosed carrying current in same direction। बेटा ये सब जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में करंट को लेके जा रहे हैं। अगर आप देखते हैं तो बेटा इस कर्व टू के अंदर ये टर्न है जिन सब का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, सेम में इनवर्ट है। देयरफॉर आप करोगे बेटा, देयरफॉर आप करोगे बी डॉट डेल्टा एल टू, क्योंकि कर्व टू है बेटा, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ज्यादा टर्न है तो टोटल करंट हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट इन वन टर्न बेटा। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई और ये होगा डेल्टा एल टू। बेटा आपको पता है डेल्टा एल टू is equal to circumference of circle, therefore
इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनक्लोज्ड। ठीक है, तो और दिस आल्सो डिपेंड्स अपॉन रेडियस बेटा, डिस्टेंस या रेडियस। ठीक है, करंट इनक्लोज्ड एंड रेडियस, ये रेडियस पे भी डिपेंड करती है बेटा। तो ये हो जाता है कि इनसाइड जो होती है टर्न के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब हम देखते हैं बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट आर पे, तो बेटा पॉइंट आर पे हम इस तरह से एक एम्पियरल लूप बनाएंगे जो पॉइंट आर से गुजरेगा बेटा, इस तरह से, और इसको आप कह ले कर्व बेटा 3। तो आप देख सकते हैं बेटा इस कर्व 3 के अंदर पूरा सोलिनॉइड बंद हो जाता है। इसमें अगर टोराइड के अंदर 100 टर्न है तो 100 टर्न जो है वो अंदर वाले और 100 टर्न क्या हो गए, बाहर वाले। तो जो 100 अंदर वाले टर्न है वो सब करंट अंदर लेके जा रहे हैं, और 100 बाहर वाले टर्न है वो क्या होते हैं, सब बाहर करंट लेके जा रहे हैं। तो जितने टर्न करंट अंदर लेके जा रहे हैं उतने ही टर्न करंट कहां पे लेके जा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं, और अलजेब्रिक सम क्या होगी, 0। तो इस कर्व 3 के अंदर भी करंट इनक्लोज्ड क्या हो जाता है, 0, क्योंकि करंट इनक्लोज्ड का मैंने रूल आपको बताया था कि जितने भी कंडक्टर होंगे उनमें से अलजेब्रिक सम, तो अगर ये पूरा टोराइड इसके अंदर बंद है तो 100 टर्न में अगर करंट अंदर है तो 100 टर्न में करंट क्या होगा, बाहर, और करंट तो इक्वल होगा। तो इसलिए ये हो जाता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स क्या हो जाती है, 0। इन कर्व 3 इक्वल नंबर ऑफ टर्न कैरिंग करंट in opposite direction is enclosed. Therefore algebraic sum of all currents is equal to the 0। therefore आप करोगे B डॉट डेल्टा L3 is equal to 0, क्योंकि म्यू नॉट आई 0, therefore B क्या हो जाएगा, 0। आप कह सकते हैं कि टोराइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे रहती है, सिर्फ और सिर्फ टर्न्स के अंदर रहती है, और न अंदर इस साइड पे होती है, नहीं इस साइड पे होती है। तो ये बेटा आपका जो सेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंप्लीट है। इसके बाद बातें नहीं करे बेटा, इसके बाद बेटा इस चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए ये जो पहला सेक्शन था, इस पूरे सेक्शन का जो मकसद था उसमें हमने ये एक चीज पढ़ी कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट गुजरता है तो वो मैग्नेट बनता है। अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मैग्नेट